नमस्कार दोस्तों, अगर आप जैक बोर्ड से हैं और क्लास 11th में हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर MCQs 2025। मतलब 2025 में पूछे गए सारे 40 क्वेश्चन है ना, सारे MCQ जो 40 क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ क्यूब हैज अ साइड, मतलब एक क्यूब है जिसकी साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। मतलब एक आपका क्यूब है जिसका जो साइड की लंबाई है एक्चुअली आपका 1.2 इंटू 10⁻² मीटर दे रखी है। ओके, इट्स वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आपकी इसकी वॉल्यूम बतानी है और इसका करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें दे क्या रखी है जी, तो सबसे पहले हमें दे रखा है लेंथ, है ना, क्या दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, तो बताइए वॉल्यूम इक्वल टू किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो एल क्यू होता है ना, साइड का क्यू के बराबर होती है। ओके, चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 1.2 इंटू 10⁻² है का होल क्यू कर दीजिए और इधर हो जाएगा क्या बोलो तो मीटर क्यूब जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का टेक्निक है कि आप 1.2 को है ना 3 बार लिख लो, 1.2 इंटू 1.2, और यहाँ पे एक्चुअली 10⁻² है और होल पावर 3 करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा और ये आपका क्या होगा तो मीटर क्यूब आपका एज इट इज है। अब आइए इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो एक्चुअली रफ में थोड़ा सा बता देते हैं, 1.2 इंटू 1.2 करेंगे तो 1.414 आएगा ना। फिर चलो इसको 1.2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तभी विदाउट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 हो जाएगा और फिर यहाँ से 4 4 1। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें बढ़िया से तो वैल्यू क्या आने वाला है जी देख लेते हैं। 8 आ जाएगा, 12 का 2 बाकी में 1 हो जाएगा, है ना, ये आपका 7 हो जाएगा जी और 1 हो जाएगा। तो दशमलव आपका 3 डिजिट्स के बाद जाएंगे, मतलब इतना आपका आ रहा है ना। इसका मतलब अगर इन तीनों टर्म को यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.728 आ रही है ना। गुड, और आपका क्या बोलो तो 10⁻6 मीटर क्यूब है। देखो अगर आपसे केवल वॉल्यूम पूछता तो यहाँ तक आपका आंसर था, लेकिन मेरे दोस्त ये आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो देखो आपको यूनिट 1 में इस बात को सिखाया जाता होगा या सिखाया गया होगा कि हम लोग करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होता क्या है कि जब दो टर्मोलॉजी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मिनिमम होती है ना, मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है उसी में हमें एक्चुअली फाइनली आंसर लिखना होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल्स होती है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं ना 1.2 को, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2 है। तो अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो आपको 2 में ही लिखना होगा। तो अगर हम लोग करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो 1.7 तक ही जाएगा, आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो चुका है। इन सारे टर्म को आपको नहीं लिखना है, बाकी आपका क्या बचिए बोलो तो इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो ये जो है ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में है और इस क्यूब का वॉल्यूम है ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सो आपका जो ए है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो ये आपका सही होगा जी। ठीक है, तो चलो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल एट अ इंस्टेंट इज गिवन बाई v। मतलब किसी भी पार्टिकल का किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी इतना दे रखी है। क्या दे रखा है वेलोसिटी बोलिए तो v इक्वल टू a इंटू टी प्लस b इंटू टी स्क्वायर। ये एक्चुअली वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में दे रखी है। द डायमेंशंस ऑफ b इज, तो b का आपको डायमेंशंस निकालना है। तो देखो इस तरह में आपको एक बात याद रखिएगा, इसमें जितने भी टर्मोलॉजी है ना, जितने भी टर्म्स है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आपस में बराबर होती है। ओके, तो हम लोग उसी प्रिंसिपल का यूज अगर करें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो v है, v का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो BT² के बराबर हो सकता है ना, होगा, क्योंकि हमें डायमेंशनल फार्मूला b का पूछना है इसलिए हम लोग ऐसा लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है जी कि b का जो है वो डायमेंशनल फार्मूला को जानते हैं कि l⁻⁻1 होती है। b का तो हमें निकालना है और टाइम का एक्चुअली t का पावर
टाइम का टी स्क्वायर हो जाएगा। हमें निकालना है बी का फाइनली, तो टी को नीचे ले जाइए, तो टी होगा सॉरी हम क्या चाहिए, बी का चाहिए ना, तो बी का निकाल लो, टी एल टी का पावर -1 और ये बटम आ जाएगा, टी का पावर कितना होगा बोलो तो 2 हो जाएगा जी। अब इसको भी उधर ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर -3 आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी के लिए अगर आप निकालेंगे तो एल टी का पावर -3 ये आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा बताइए, डी नंबर जो आपका है, डी जो है एक्चुअली करेक्ट आंसर है। ओके चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, आ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर completes half a revolution in 40 seconds, its average velocity is। देखिए कहने का मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास जो एक साइक्लिस्ट है ना, एक सर्कुलर ट्रैक पे एक्चुअली रिवॉल्व करे, सर्कुलर ट्रैक पे क्या करा बोलो तो रिवॉल्व करे, तो कह रहा है कि ये कंप्लीट हाफ साइकिल अगर वो चलेगा, मान लेते हैं कि ये साइक्लिस्ट शुरुआत में यहाँ पे था ये पॉइंट पे, और इस तरह से इस पूरा सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे चला है ना, पूरा कंप्लीटली वो हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर चुका है। ओके तो इसमें कहा जा रहा है क्या, इसमें इसका रेडियस दे रखा है, तो देखो सबसे पहली बात यह है, आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी बराबर आप क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और इसका रेडियस आपके पास प्रोवाइड की गई है वो है 40 मीटर ना, 40 मीटर है जी, 40 मीटर इसका रेडियस है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब डिफिनेशंस क्या होती है ना, द मिनिमम डिस्टेंस है। अगर मान लेते हैं कोई एक साइक्लिस्ट है जो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और वो बी पॉइंट पे चलाता है, बी पॉइंट पे, तो इसका यहाँ से यहाँ एक्चुअली ये डिस्टेंस हो गया ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उसी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बताइए ए से बी तक इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, इसका जो डायमीटर होगा ना, तो इसका डायमीटर कितना होगा, अगर रेडियस 40 है तो डायमीटर जाहिर सी बात है 80 हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा 80 मीटर। ओके टोटल टाइम कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इस साइक्लिस्ट को कितना टाइम लग रहा है, तो 40 सेकेंड। ओके तो 40 आप सेकेंड कर दो जी, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करो, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली ये एवरेज वेलोसिटी होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके तो चलो जी इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ ब्रिज रीचेज द वाटर इन 40 सेकेंड। देखो जी यहाँ पे कोई एक आपका स्टोन है जो किसी पर्सन के द्वारा यहाँ पे गिराया जा रहा है, और इसको ग्राउंड पहुँचने में एक्चुअली 4 सेकेंड आपका टाइम लग रहा है ना, कितना सेकेंड बोलो तो 4 सेकेंड लग रहा है जी। द हाइट ऑफ ब्रिज इज, तो ब्रिज का हाइट पूछा जा रहा है, इसका हाइट कितना हो गया ना, ब्रिज का हाइट, तो उसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है, आप क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक है, क्या है वो, देखो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे आप भी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2a, तो ए की जगह पे हम जी यूज़ करेंगे, और एच ना, आपसे एच ही पूछा जा रहा है, ठीक है जी, एच पूछा जा रहा है आपसे। तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत सिंपल है कि इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा जी का वैल्यू में पता है 9.8 होता है, हमें एच निकालना है, और फाइनल वेलोसिटी क्या पता है आपको, नहीं पता है, तो ये फार्मूला आप नहीं लें, ये फार्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर ना, तो यहाँ पे हम लोग यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके तो देखो कोई बॉडी को यहाँ से गिराएंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा, तो यू इक्वल टू आपको 0 लेकर चलना पड़ेगा, और टी इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है कितना बोले तो 4 सेकंड दे रखे हैं। तो चलो वैल्यू पुट करो, आपको एच निकालना है, तो इसका वैल्यू तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी का वैल्यू आपके पास पता है कि 9.8 होता है, और टाइम एक्चुअली दे रखा है 4, तो 4 × 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16 आप लिख सकते हैं, है ना 16। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ से आ जाएगा 4.9,
और ये 16 है, तो 4.9 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आंसर ना, मल्टीप्लाई करके बताइए, जो भी आएगा एक्चुअली मीटर में होगा, ठीक है। तो देखो इससे मल्टीप्लाई करना आपको, 9 6 या 54 होती है, तो 54, तो 4 लिख लेंगे, 5 यहाँ पे हो जाएगा, 24 और 5 एक्चुअली आपका 29 हो जाता है, और 4 और सॉरी 9 4 ओके, 4 आ जाएगा ना, 7 हो जाएगा। याद रखेंगे दशमलव आपके एक अंक के बाद होगा तो यहाँ पे आएगा, तो आपके पास 78.4 मीटर आना चाहिए आंसर ना, तो इसका मतलब हुआ 78.4 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका क्या बोलो तो करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है क्योंकि यहीं पे आपका 78.4 मीटर दे रखी है, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसमें से आपको कुछ तरीका बता रहा है कि कौन कौन से एग्जाम्पल होगा किसका, बोलो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहला क्या दे रखा है जी, क्या है ऑप्शन इसका, पहला ऑप्शन है अ कार ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो पूरा यूनिफॉर्म मोशंस का डिफिनेशन हो गया ना जी, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट, अ कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, जाहिर सी बात है, मान लिया जाए कोई कार है वो अभी रेस्ट में है और अचानक क्या करा बोलो तो एक्सेलरेट करा, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी चेंज करना चाहिए समय के साथ, उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, ओके। तो ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा एक और लिखा है, इसके बाद ऑप्शन सी क्या कह रहा है, अ कार मेंटेनिंग अ स्टेडी स्टेट स्पीड अराउंड सर्कुलर ट्रैक, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होगा, सॉरी डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज होगी, डिस्टेंस तो आपका ठीक है सर्कुलर ट्रैक में। अ कार कमिंग टू अ स्टॉप एट अ ट्रैफिक लाइट, मतलब कोई आपको कोई कार है वो स्टॉप कर रहा है, तो ये भी आपका होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक वर्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये कार जो है सो ये मतलब उतनी अच्छी सीक्वेंस प्रोवाइड नहीं कर रही, या तो सेटिस्फैक्शन डी ऑप्शन नहीं है, डी भी आपका सही होगा, लेकिन आपसे बी जो है सो ज़्यादा करेक्ट आंसर है, तो इसलिए बी को आप टिक लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका ए बी दे रखी है, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, है ना। देखो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, है ना, हम लोग को ये जानते हैं कि दो वेक्टर आपके पास है, तो ए डॉट वेक्टर बी बराबर आप क्या जानते हो, तो हम लोग जानते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा, ओके। और अभी इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होते हैं वो ए बी के बराबर होते हैं, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, बोलो तो ए बी लिख दो जी, इधर क्या होगा बोलो तो ए बी कॉस ऑफ थीटा, ओके। अब देखो यहाँ से हम ए बी और ए बी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा बोलो तो कॉस थीटा बचेगा। अब हमें ये बताओ कि कोस कितना डिग्री पे वैल्यू 1 होती है ना, तो जाहिर सी बात है कोस 0 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है बोलो तो 1 होता है, तो कोस को उसको रिप्लेस करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो तो 0 डिग्री आ रहा है ना, 0 डिग्री आ रहा है जी, थीटा का वैल्यू आपका 0 डिग्री आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की दुनिया में चलेंगे हम लोग। 7, द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल आर, कहने का मतलब कि है कोई एक बॉडी है उसको हम लोग इस पॉइंट से थ्रो किए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, इस तरह से मोशन कर रही है, तो जहाँ पे वो सबसे टॉप पे होगा, तो देखो जी ये जो बॉडी है वो टॉप पे यहीं पे है ना, यहाँ पे क्या बोलो तो सबसे टॉप पे है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का डायरेक्शंस क्या है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी लगेगी इस बॉडी के जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, है ना, और इसका जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे टॉप पे एक्चुअली हॉरिजॉन्टल होगी ना, हॉरिजॉन्टली होगी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो आइए इस सिनेरियो की रिगार्डिंग हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। पैरेलल टू ईच अदर, जाहिर सी बात है ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट भी नहीं है, एट एन एंगल ऑफ 45 टू ईच अदर, एक दूसरे को 45 में भी नहीं है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ जाहिर सी बात है ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन डी क्या बोलो तो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस एफ एंड एफ अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज ऑल्सो एफ, मतलब कोई एक बॉडी है आपके पास, कोई बॉडी है, दो फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहा है, दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो एफ एफ दे रखी है, ओके, दोनों बराबर है,
तो क्या रहा है, इस पे जो बॉडी पे फोर्स लगेगा वो भी आपका एफ ही लगना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स एफ लगना चाहिए। देन द एंगल बिटवीन देज टू फोर्सेस, देखो यहाँ पे सिंपल है कि एक बॉडी है, इस पे फोर्स इधर एफ लग रहा है, एक दूसरा मतलब उसी बॉडी पे इस एंगल के साथ फोर्स एफ लग रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, जाहिर सी बॉडी इधर मूव करेगी है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स भी एफ होना चाहिए। तो बताइए इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इस बारे में आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो हम लोग को ये पता होती है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, मान लेते हैं एफ है, वो एक्चुअली बराबर होती है, एफ दे रखी है एक्चुअली F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये फार्मूला होता है। और आपको पता है कि हेयर यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि F1 भी आपका F है, सॉरी है ना, F1 भी आपका क्या बोलो तो F है, और F2 भी क्या है बोलो तो F ही है, और रिजल्टेंट फोर्स जो तो आपका F हम लोग पहले से लेके चल रहे हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स भी आपका F है। तो चलो सबसे हम लोग पुट कर देते थे F इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पे F का स्क्वायर हो जाएगा जी, प्लस फिर यहाँ पे F का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे F1 F के बदले F पुट करेंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा तो कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा जी। इधर स्क्वायर है, इधर आप ले आएंगे तो रूट में चला जाएगा, तो F स्क्वायर इधर हो जाएगा, और इधर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर आपका कितना बोलो तो 2F स्क्वायर हो जाएगा, और ये पहले से आपको कितना है 2F स्क्वायर और कॉस ऑफ थीटा है, ओके। अब आप क्या करो, इसको उठा करके इधर ले जाओ, है ना, 2F स्क्वायर को उठा करके उधर ले जाओ। तो देखो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं 2F स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, और ये F स्क्वायर रहने दीजिए, और इसको उठा करके हम इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा 2F स्क्वायर, ओके। अब हम लोग को करना क्या है कि कॉस थीटा बराबर लिखो, तो F यहाँ पे एक्चुअली F स्क्वायर देगा माइनस में, और इसको नीचे ले आएंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा। तो ये F स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे, फाइनली आ रहा है -1/2। अब हम ये बताओ कोस कितना डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, तब जानते हैं कि कोस 120 ना, कोस 120 डिग्री का एक्चुअली वैल्यू -1/2 होता है। तो ये कोस आपका रिप्लेस हो जाएगा, तो थीटा का फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है बताइए, थीटा का वैल्यू आ रहा है 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। तो कौन सा आंसर सही होगा जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और मज़ेदार था ना। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। कहने का मतलब है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है बोलो तो रिवॉल्व कर रहा है, तो कह रहा है कि इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। देखो आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो mv²/r होता है, जानते हो कि नहीं। तो देखिए अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ पे लगाओगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये mm आपका है ना, तो a का कोफिशिएंट मतलब a का जो गुणांक है वो क्या है v²/r है। तो जाहिर सी बात आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, या तो सिंपली में, ये तो बात की बात होती है, आप सिंपली ये जान सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होती है, मतलब सॉरी हाँ, मतलब ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन का, वो एक्चुअली v²/r होती है, ये आपको जानना होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा जी, v²/r, ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम स्टेशनरी स्टेट। देखो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको फ्रीली हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बोलो तो गिराएंगे। तो इसे फ्रीली गिराएंगे, इसका मतलब ये होता है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, u का वैल्यू क्या होगा बोलो तो 0 होगा, ठीक है। व्हाट विल द मोमेंटम, तो आपको पता है इसका मोमेंटम पूछा जा रहा है, इसका p मोमेंटम पूछा जा रहा है कि इसका मोमेंटम क्या होगा व्हेन फॉलिंग द डाउन डिस्टेंसेस, मतलब ये h दूरी पर यहाँ पे आ जाएगा तो इसका मोमेंटम क्या होगा। तो हमें एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी पहले निकाल लेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालने के बाद हमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो देखो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, सिंपली मेरे को v दिया हुआ है और सॉरी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी निकालना तभी आप मोमेंटम निकालेंगे, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है ना। कौन सा बोलो तो v² बराबर u² प्लस 2as, ओके। तो यहाँ पे s के बदले हम लोग h यूज़ करेंगे और a के बदले g यूज़ करेंगे, a के बदले g और यहाँ पे s के बदले हम लोग h यूज़ कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो बताइए v² का v² रहने दो जी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर कीजिए 2gh फाइनली, है ना, प्लस में gt लिख दो। तो v बराबर निकालोगे तो स्क्वायर है ये, तो उधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2gh, ओके। अब हम लोग को करना क्या है कि वेलोसिटी पता चल चुका है √2gh, हमें निकालना क्या मोमेंटम, बताइए मोमेंटम बराबर क्या होता है।
मास इंटू वेलोसिटी। तो मास m है और वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी जस्ट निकाले थे आप, तो क्या बोलो, तो √2gh। अब आपको मोमेंटम लोग फाइनली निकाल चुके हैं, वो आपका आया हुआ है m इंटू √2gh। कौन सा आंसर आपका सही होगा जी, है ना? ये तो आपका नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। याद रखेंगे रूट पूरा पे यहाँ पे ना। चलो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है ना? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होती है ना, किसी बॉडी पे लगाया गया फोर्स के बराबर होती है। तो ये जो फोर्स होती है, मतलब जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, dp/dt। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए? ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है ना, न्यूटन का सेकेंड लॉ से स्टेटमेंट से F = dp/dt। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज द लोवेस्ट। देखो इसमें से कुछ एग्जाम्पल दे रखे, मतलब कुछ स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, मतलब लोवेस्ट इसमें कौन सा होगा ना? स्लाइडिंग है, फिर स्टैटिक है, फिर रोलिंग है, फिर बोथ ए एंड बी। देखो हम आपको बताए थे कि किसी बॉडी को स्टैटिक में रखा हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा ना। अगर वो स्लाइड कर रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा बोलो तो मतलब स्टैटिक से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और कोई रोल कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो इसके फ्रिक्शन क्या लगेगा, बहुत ही कम लगता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज द, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। तो याद रखेंगे जो फ्रिक्शनल, व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज द लोवेस्ट, मतलब रोलिंग में फ्रिक्शनल जो फोर्स होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे हम लोग। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज इतना। देखो कहने का मतलब कोई साइकिलिस्ट है जो चला रहा है किसी सर्कुलर ट्रैक पे, तो टायर और रोड के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसको हम एक्चुअली म्यू से डिनोट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 0.1 दे रखी है। मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच अ साइक्लिस्ट कैन टेक सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर। देखो ये जो सर्कुलर ट्रैक है ना, ये सर्कुलर ट्रैक है तो इसका रेडियस भी दे रखा है जी। कितना है बोलो तो? रेडियस दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, चलिए। विदाउट स्क्लाइडिंग, है ना, स्क्लाइडिंग का मतलब बिना रगड़ाए हुए। जैसे होता है कि जैसे मान लेते हैं हम साइकिलिस्ट चलाते हैं ना, तो ये वाला जो पोर्शन होती है बॉडी वाला, वो एक्चुअली रोड से टकराने का डर लगता है ना। स्क्लाइडिंग मतलब रगड़ा जाना। तो होता क्या है कि उस चीज़ को भी बचाना आपको है, आपको अपने बॉडी को रगड़ाने भी नहीं देना है। तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, और कहा गया है कि जी का जो वैल्यू आप यूज कर लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा बोनस है। तो बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर आपको एक फार्मूला ये तो पता होना चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे पूछा जाए ना, मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो क्या होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला बताइए? तो एक्चुअली होता है √μ/r(g) होता है ना। ये आप एक थोड़ा सिंपल से कैलकुलेशन होता है, तो ये भी कैलकुलेशन बताना तो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये, इसीलिए। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.1 इंटू आर का वैल्यू 3 मीटर है, ओके, और जी का वैल्यू है 10। तो यहाँ से क्या कर लो कि दशमलव हटाओ, उसके बदले नीचे 1 लिखो, और एक अंक है तो एक 0 डाल दो। फिर ये 10 और ये 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा √3। तो √3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सारा हम ऐसा ही में लिए थे। तो अगर आप इस वेलोसिटी के साथ अगर टर्न करेंगे, मान लिया जाए कोई साइकिलिस्ट है और यहाँ से अगर टर्न करेगा तो बिना मतलब स्केडिंग किए हुए, मतलब बिना रगड़ाए हुए, मतलब वो इतना वेलोसिटी मैक्सिमम अचीव कर सकता है वो। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं जी हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। टू बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg एंड 32 kg हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। देखो दो बॉडी है, दोनों का मासेस मतलब दे रखा है 2 kg 32 kg, और कह रहा है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम। तो इन दोनों बॉडीज का मान लेते कोई बॉडी है जिसका मास 2 kg है, एक दूसरा बॉडी है जिसका मास कितना बोलो तो 32 kg है, तो मोमेंटम के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो बहुत सिंपल फार्मूला आपको पहले बता देते हैं, इसके बाद बताएंगे। देखो आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को k से डिनोट करें, तो इसके बराबर आप जानते हैं 12mv²। ओके, आप क्या कर लो कि m से यहाँ से गुना कर दो और m से भागा दे दो। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे फ़ायदा होगा कि mv का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं और डिवाइडेड में आप 2m लिख सकते हो।
मतलब मास इंटू वेलोसिटी क्या प्रोवाइड करेगा, मास इंटू वेलोसिटी, जाहिर सी बात है मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर। अच्छा मोमेंटम स्क्वायर के बदले लिखें तो 2m को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2m आपका ई आ रहा ना, 2m ए, सॉरी 2m के लिख रहे हैं तो के से ही चलो, 2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो अगर फाइनली हम लोग p बराबर लिखें तो रूट अंडर क्या आएगा बताइए, तो 2m के आएगा। तो देखो ये एक्चुअली जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो ये जो शॉर्टेस्ट फार्मूला होता है मोमेंटम जो होती है वो बराबर होती है रूट अंडर 2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो दो बॉडीज हैं, दोनों का मासेस दे रखा है, तो हम लोग कह रहे हैं दोनों का मोमेंटम पूछ रहा है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे इधर ध्यान दोगे। मान लेते हैं पहला बॉडी है उसका मोमेंटम p1 है और दूसरा बॉडी है उसका मोमेंटम कितना बोलो तो p2, ठीक। अगर इस बॉडी के लिए इस फार्मूला पे हम लोग लागू करें तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, तो हो जाएगा 2m1 k1, बहुत अच्छा, और रूट अंडर 2m2 k2, ओके। लेकिन मेरे दोस्त कहा जा रहा है कि दोनों बॉडीज़ का जो काइनेटिक एनर्जी वो बिल्कुल सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आप ये दोनों को कैंसिल आउट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, और ये 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा फाइनली रूट m1 बटा रूट m2। चलो इसको एक ही साथ रूट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू 32 है। अच्छा ये किसके बदले है बोलो तो p1 बाय p2 के बदले है ना। अच्छा यहाँ से कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2 और 16 2 जा 32 होता है तो 16 आएगा। अच्छा 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, 16 का रूट निकालेंगे 4 आएगा, मतलब यहाँ पे 1 बाय 4 आ रहा है। अगर इसको हम लोग इस 2 में लिखें कि p1 इस टू p2 तो बराबर आपको 1:4 लिखना पड़ेगा ना, 1:4। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोनों मोमेंटम का जो है ना, तो 1:4 कौन सा है जी, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये फार्मूला केवल आप याद रखेंगे तो बहुत ईजी आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे हम लोग। इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स विथ वेलोसिटी v देन पावर विल बी। तो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसमें फोर्स F लगा रहे हैं तो और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, पावर सबसे पहले बताओ पावर बराबर क्या जानते हो, तो जाहिर सी बात है जानते हो सर, पावर जो होती है वो वर्क बाय टाइम होता है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना। तो अच्छा तो वर्क को फिर आप क्या लिख सकते हो, तो वर्क को आप जानते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो लिख सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो मान लेते हैं एस, अब बताइए जो टाइम है चलो उसको हम लोग टी ले लेते हैं, तो पी का पी देखो दे क्या रखा है उसके रिगार्डिंग हम लोग चलेंगे, फोर्स दे रखा है तो चलो एफ लिख लेते हैं। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इसके बदले क्या लिख सकते हैं बताइए, भी वेलोसिटी नहीं लिख सकते हैं तो वेलोसिटी लिख लो। तो एक्चुअली पावर बराबर याद रखिएगा, पावर बराबर जो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एफ बी, कौन सा ऑप्शन सही बताइए, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए इज द आपका करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर एन इलास्टिक कोलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ए विल बी। देखो एक्चुअली ये बहुत सिंपल होती है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होती है ना, इसमें कोई खास रीजन्स नहीं होती है। ई का जो फार्मूला होता है उसमें आप दोनों का वेलोसिटी पुट करेंगे तो 1 ही आता है ना, तो डायरेक्ट 1 याद रखो यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 ना, 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड। कह रहा है कि एक आपके पास ये यूनिफॉर्म रॉड मास है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। आइए ऑप्शन देखते हैं ना। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एट वन एंड ऑफ द रॉड। देखो यहाँ पे कह रहा है कोई भी एक एंड ले लो, यहाँ पे क्या ये होगा, नहीं होगा ना, ये हो ही नहीं सकता। एट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, हाँ मिड पॉइंट पे होगा, मतलब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है। अच्छा तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। एट द टॉप ऑफ द रॉड, मान लेते हैं इसको अगर हम लोग ऐसे टर्न कर देते हैं ना, टर्न कर देते हैं तो कह रहा है कि इसके टॉप पे बताइए ना, टॉप पे, टॉप पे पूछा जा रहा है, तो टॉप पे पूछा जा रहा है तो टॉप पे तो होगा नहीं, वहीं पे चला गया। अच्छा एट द बॉटम ऑफ द रॉड, यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। देखो कह रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पे लगाया गया जो टोटल टॉर्क होगी, है ना, टॉर्क है ना, वो आपका जीरो है, तो
कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। तो देखो आपको एक फार्मूला पता होगा जी कि जो टॉर्क होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। जैसे आप फोर्स जानते हो ना, फोर्स क्या जानते हो, फोर्स जानते हो ना कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का, है ना, यहाँ जानते हो। लेकिन जब हम टॉर्क लेंगे, एंगुलर मोशंस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे फोर्स एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है टॉर्क में और पी कन्वर्ट हो जाता है एंगुलर मोमेंटम एल में। तो ये कोई बॉडी जब रोटेट करती है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है डी एल बाई डी टी, जहाँ पे एल एक्चुअली है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि बॉडी पे जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो है। तो चलो इसकी वैल्यू जीरो ले लेते हैं। फाइनली डी एल बाई डी टी बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा बताइए, जीरो। ठीक है, जीरो आ गया। अब मैथमेटिक्स में एक बहुत खूबसूरत चीज़ें होती है, वो ये होती है कि किस टर्म का कांस्टेंट, मतलब किस टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मतलब कौन सा क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जाहिर सी बात है कांस्टेंट का। तो एल तुम्हारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। तो वही कह रहा है कि कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट होगा ना, तो कौन सा होगा, लीनियर मोमेंटम। नहीं, ये कहाँ से होगा, एंगुलर मोमेंटम ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी फोर्स और लीनियर पल्स तो ये सब होगा नहीं। तो याद रखेंगे यहाँ पे टॉर्क इस फार्मूला को यूज करके टी टाउ का वैल्यू आप जीरो ले लेंगे, तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू जीरो है। तो कौन सा टर्म, तो एल यहाँ पे क्या आएगा, तो कांस्टेंट आएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो इसीलिए आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है। कह क्या रहा है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल सेल। सिलेंड्रिकल सेल का मतलब होता है कि वो खोखला होना चाहिए ना, सेल मतलब खोखला होता है। तो देखो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल सेल है, ये खोखला है, जिसका मास दे रखा है m है और रेडियस जो r दे रखा है, तो इसका ऑन इट्स एक्सिस, तो इसके एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके एक्सिस कह लो। तो इसके एक्सिस कह लो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होती है। ये बहुत सिंपल है ना, आप निकाले भी होंगे कि मतलब सिलेंड्रिकल सेल का जो एक्सिस कह लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो mr² होती है। अभी तो वक्त नहीं कितना बताया जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन में 20 क्या कह रहा है, केपलर सेकेंड लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ। केपलर्स का सेकेंड लॉ कहता क्या है, केपलर्स का सेकेंड लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी एक्चुअली कांस्टेंट होती है ना, जिसको पता है केपलर्स का सेकेंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी बोलते हैं ना। उसमें ये कहता है कि मतलब मान लेते हो को आपका अर्थ है, अगर यहाँ से मान लेते ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और वो बी पॉइंट पे आती है, तो यहाँ एक्चुअली सन है, ये सन आपका है ना। तो ये कुछ एरिया का एक वैल्यू मतलब एरिया का स्वीप आउट करती है, एरिया का निर्माण करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आने में अगर 50 डेज लगता है ना, तो ये जो 50 डेज में जितना एरिया कवर करेगा, तो यहाँ से यहाँ भी जाने में उसको क्या करेगा 50 डेज लगेगा। तो 50 डेज अगर हम लोग टाइम सेम लेते हैं तो वो भी एक्चुअली सेम एरिया का कवर करेगी। तो पता है एरिया कवर सेम होता है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में पृथ्वी के द्वारा जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो एरिया का जो निर्माण करेगी वो आपका इक्वल होता है। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में आप कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी क्या होता है, मतलब तो कांस्टेंट होता है, मतलब डी ए बाय डी एल हमेशा कांस्टेंट होता है जी। एरियल वेलोसिटी क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक बात याद रखना पड़ेगा, एरियल वेलोसिटी है तो डी ए बाई डी टी हम लोग लिखेंगे, है ना, वेलोसिटी है तो डी ए बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि ये जो केपलर सेकेंड लॉ है वो किसके मतलब सीक्वेंस होती है ना। तो याद रखेंगे हम लोग बीएससी लेवल्स में इस चीज़ को पढ़ाते हैं कि जब कोई मतलब सन जो है सो रिवॉल्व करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो कांस्टेंट रहती है ना। एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो कंजर्व रहती है। तो ऑप्शन क्या होगा बोलो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो हाँ ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ वी ई इज स्केप वेलोसिटी एंड वी ओ इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट फॉर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, देन दीज आर रिलेटेड बाय। तो कह रहा है स्केप वेलोसिटी, आपको पता होगा कि स्केप वेलोसिटी क्या होता है कि किसी कोई भी एक बॉडी है अर्थ के मतलब उसको किस स्पीड के साथ थ्रो किया जाए वर्टिकली अपवर्ड, ताकि वो अर्थ से दूर चला जाए, अर्थ में वापस लौट के नहीं आए। और आपको पता होगा कि मेरा जो खुद का जो अर्थ है उसका जो स्केप वेलोसिटी होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जो बहुत हाई स्पीड होता है ना। मतलब किसी पर्सन को आप 11.2 है ना स्केप वेलोसिटी जो होती है ना वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर किसी भी पर्सन को आप 11.2 किलोमीटर के साथ थ्रो कर दोगे ना, तो वो पता है कभी भी लौट के नहीं आएगा। कभी भी क्या आएगा बोले, तो लौट के नहीं आएगा जी, ऊपर चला जाएगा ना। तो आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपका वी ई जो है सो स्केप वेलोसिटी है ना,
तो बताइए बीई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसके वेलोसिटी का जो हम लोग एक्सप्रेशन निकालते थे कैलकुलेशंस में, वो 2g r आता था ना। r यहाँ पे आपका अर्थ का रेडियस है, ठीक है, ये जो अर्थ है उसका रेडियस है r। जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और अगर कोई सेटेलाइट है, मान लेते हैं सेटेलाइट है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस सेटेलाइट का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो एक्चुअली होती है √gr होता है ना। रूट क्या होता है बोले तो √gr होता है जी। तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है ना, आपको वो कैलकुलेट करना है। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये वेलोसिटी आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो VE बराबर, और मतलब स्केप वेलोसिटी बराबर √2gr। ओके, अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बोलो तो √2 × √gr, ठीक है। अच्छा बताइए √gr के बदले क्या हम लोग इस फार्मूला से √gr के बदले क्या V0 नहीं लिख सकते हैं, तो लिख लो। तो इधर मेरा VE है √2 का √2, और इसके बदले हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे बताइए तो V0 लिखेंगे जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केप वेलोसिटी होती है वो बराबर होता है √2 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हो ऑप्शन ए में ही आपको मिल चुका है ना। अच्छा ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है ना, स्केप वेलोसिटी ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि है ना यहाँ पे V0 पहले ना और यहाँ पे V0 बाद में, इसीलिए तो ऑप्शन डी आपका क्या बोला तो करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ बॉडी ऑफ मास m। कहने का मतलब एक बॉडी है m मास है सेंटर अर्थ से, इसका रेडियस m पे है, मतलब r पे दूरी पर है। तो कह रहा है कि इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद रखना जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो -g डिवाइडेड है ना m/r होता है ना, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस करके हम लोग लाते थे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन मैग्नीट्यूड हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू, हाइड्रोलिक स्ट्रेस किसके बराबर होगा, हाइड्रोलिक फोर्स नहीं, हाइड्रोलिक प्रेशर है ना। हाइड्रोलिक स्ट्रेस किसके बराबर होगा, तो हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर हो। क्यों, क्योंकि देखो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम ही वर्ड है। स्ट्रेस में क्या होता है बोलो तो स्ट्रेस में होता है डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया ना, और प्रेशर में क्या होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया होता है ना। तो लगभग सिमिलर है ये दोनों, स्ट्रेस और प्रेशर। ये केवल इलास्टिक बॉडी के लिए होता है, तो इसीलिए इसमें स्ट्रेस लिखते हैं ना, और यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया या रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, बाकी सेम चीज़ होती है। तो इन मैग्नीट्यूड में हाइड्रोलिक स्ट्रेस किसके बराबर होगा बोलो तो हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज इंक्रीज देन रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ। जो कहने का मतलब ना, हुक्स लॉ कहते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट किसी भी बॉडी का, किसी भी इलास्टिक बॉडी का जो स्ट्रेस होता है वो सीधा समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन का। तो अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा ना, स्ट्रेस यहाँ पे कांस्टेंट आता है, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये भी चलो डिनोट कर देते हैं, और ये स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेन यहाँ पे आर छुटा हुआ, तो चलो हम लोग यहाँ से अगर ये निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का जो रेशियो तो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना, और इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज। जो फ्रिक्शनल शब्द कहने का मतलब है कि जब लिक्विड्स, एक लिक्विड जब भी फ्लो करता है तो आपको पता होनी चाहिए कि वो लेयर बाय लेयर फ्लो करती है ना। तो कह रहा है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस पता है मतलब लिक्विड में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है उसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स कहते हैं। और विस्कस फोर्स मान लेते हैं, इसको एफ से नोट करते हैं, वो एक्चुअली इसकी फार्मूला होता है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सीधा समानुपाती होता है एरिया का और वेलोसिटी ग्रेडियंट का ना, dv/dx का, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल अपोजिट साइन होता है, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ बराबर हो जाएगा आपका -a dv/dx। हाँ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो प्लस में लेके चलेंगे। तो ये होता है विस्कस फोर्स, या तो फिर आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ऑफ फ्लूइड है ना, दोनों का सेम मतलब होता है।
तो कह रहा है किसके सीधा समानुपाती होगा, किसके इन्वर्सली होगा, वो हम लोग देख लेंगे। तो देखो एरिया के सीधा समानुपाती है, वो तो हमें दिख रहा है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया। इन्वर्सली तो है ही नहीं जी, है ना, ये तो गलत हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इन्वर्सली तो है ही नहीं, है ना। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एरिया, स्क्वायर भी तो नहीं है ना, प्रोपोर्शनल तो है लेकिन स्क्वायर नहीं। प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, हाँ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो विस्कस फोर्स है वो सीधा समानुपाती एरिया का है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलो अब जरूर टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट, लिक्विड प्रेशर डिपेंड अपॉन द, देखो किसी भी मान लेते हैं एक कोई ग्लास है, उसमें पानी हम लोग भर के रखें, यहाँ तक भरा हुआ, तो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक इस बॉटम पे कितना प्रेशर लगेगा, उसका पता है एक फार्मूला होता है। क्या होता है प्रेशर का फार्मूला? रो जी एच, है ना, प्रेशर का ही फार्मूला होता है। तो कह रहा है कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा बताइए? जब ये पानी पूरा भरा हुआ है तो ये जो जी है वो आपका तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, मतलब एक्सेलरेशन, सॉरी रो जो है एक्चुअली, रो एक्चुअली डेंसिटी होता है वाटर का, तो ये एक ही कलर एक ही टाइप का वाटर ना, तो रो तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा ना जी। तो जी तो आपको जाहिर सी बात है ये भी तो आपका कांस्टेंट ही होता है। तो एच, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पी जो है सीधा समानुपाती किसका, बोलो तो हाइट का, मतलब जितना ज़्यादा हाइट होगा बॉटम पे उतना ज़्यादा प्रेशर कैरी करेगा, क्योंकि रो जी मेरा कांस्टेंट है इसीलिए। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही है। हाइट, हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ना, ऑप्शन सी हाइट पे डिपेंड कर रही है। शेप ऑफ द, शेप पे डिपेंड नहीं करता है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर सेम हाइट का है, दो तरह का बर्तन ले लेते हैं, है ना, तो हमको पता है कि किसी का वॉल्यूम ज़्यादा किसी का वॉल्यूम कम है, शेप तो अलग अलग है ना, सेम वाटर भरेंगे फिर भी डिपेंड मेन हाइट पे करता है। तो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो आज रखेंगे ऑप्शन क्या लगाएंगे बोले तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मर्क्यूरी डज नॉट वेट ग्लास, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नॉन एज, मतलब मान लेते हैं आपके पास एक ग्लास है और उसमें कोई मरकरी का ड्रॉप रख दिए तो चिपकता नहीं है ना, क्यों नहीं चिपकता? तो कुछ ऑप्शन दे रखा है, पहला एहसन, दूसरा आपका सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है और कंप्रेसिबिलिटी है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसका ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअली दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव फोर्स होता है, एक एडहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स में क्या होता है कि ये मरकरी ड्रॉप्स हैं, एक मरकरी ड्रॉप, एक मरकरी के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही फोर्स आपस में बहुत अट्रैक्ट करता है ना, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन या कोहेसिव फोर्स कहते हो। और अगर ग्लास के मॉलिक्यूल्स और ये मतलब इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे में फोर्स लगाते हैं तो उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्यों नहीं चिपकता है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए कि एडहेसिव फोर्स, सॉरी कोहेसिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ मरकरी ड्रॉप इज स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन अ मरकरी ड्रॉप एंड ग्लास। तो ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो ऐसा ऑप्शन नहीं तो फिर कौन सा टिक लगाओगे तुम, फंसने वाली बात हो जाती है ना यहाँ पे। तो आप ऐसा करना कि सरफेस टेंशन तो होगा नहीं, क्योंकि सरफेस टेंशन लिक्विड का प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो सरफेस एरिया मिनिमाइज करता ना, तो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज कर रहा है इसीलिए नहीं चिपकता, ये कहना गलत है। हाँ ऑप्शन ऐसा देता कि नन, है ना, नन वेटिंग प्रॉपर्टी ना, मतलब नहीं चिपकने वाला, तो ऑप्शन से होता। और विस्कोसिटी तो एक अलग दुनिया है, विस्कोसिटी कहता है कि जब कोई लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड से सरफेस पे मूव करता है फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। सरफेस टेंशन भी नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी तो कोई बॉडी जब कंप्रेस करती है तो उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो फाइनली जो आपके पास बचा है ऑप्शन वो आपका क्या बोले तो एडहेसिव, मतलब एहसन है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर कब रहा था, जो दो बातें हम आपको बताएं, लिखता कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नॉन एज, तो नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन देता नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी, नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी ना, नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी लिखता है, बहुत अच्छा था, ये हम लोग टिक लगा लेते हैं, है ना, नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी। तो ऐसा कुछ तो ऑप्शन नहीं ना, नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी देता, या तो ये लिखता कि बोल द फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन टू मर्करी ड्रॉप इज स्ट्रॉन्गर देन मर्करी ड्रॉप एंड ग्लास, तो ये भी लिखता तो भी हम लोग टिक लगाते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। तो फिर भी आप ऑप्शन ए ही करेक्ट लगाएंगे ना जब इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा तो। नेक्स्ट, हीट इज एसोसिएटेड विथ, हीट कब एसोसिएटेड होगा, देखो सिंपल आपको बताते हैं, मान लेते हैं कंटेनर है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टू रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मान लेते कंटेनर है, एक मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल, मान लेते ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल ना, अगर ये भी मॉलिक्यूल जिस स्पीड के साथ जा रहा है आगे की दिशा में, अगर ये भी मॉलिक्यूल जाएगा तो कोलिजन कभी नहीं होगा ना, तो कोलिजन नहीं होगा, तो कोलिजन से ही फ्रिक्शन
मतलब फ्रिक्शन होगा और उसी से हीट क्रिएट होगा। तो याद रखना, अगर रैंडम से दूसरा ऑप्शन, अभी हम पहला ऑप्शन पे नहीं जा रहा, दूसरा ऑप्शन क्या रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल ऑर्डरली मूव कर रहा है तो कभी कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन होगा नहीं, कोलिजन होगा नहीं तो हीट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हीट कोलिजन से प्रोड्यूस होती है। तो ये ऑप्शन बी आपका गलत है ना, ऑप्शन बी आप नहीं लगा सकते। ठीक, दूसरा क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल भी निकालोगे, टोटल ऑर्डरली निकालो, सब ऑर्डरली मूव कर रहे हैं तो हीट आपका क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं, मतलब कोलिजन नहीं होगा, हीट क्रिएट नहीं होगा ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मॉलिक्यूल इन सेम केसेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑर्डरली मोशन, मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ ऑर्डरली मोशन करेगा तब, रैंडमली करेगा तब। ये कुछ हद तक सही, लेकिन उतना सही नहीं। अब ऑप्शन ये देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है ना। मान लेते ये मॉलिक्यूल है, इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है ना, सबसे कोलिजन्स कर रहा है। तो इस तरह से रैंडम जब मोशन करता है ना तो कोलिजन बहुत ज़्यादा होती है, और कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होगा, तो हीट एसोसिएटेड जो होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इफ Cp and Cv are the specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume, then which is option is correct। देखो एक चीज़ और बता देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब किसी भी बॉडी पे ऊपर से जो आप प्रेशर लगा रहे हो वो आपको कांस्टेंट रखना है। प्रेशर को क्या रखना बोलो तो कांस्टेंट रखना है। प्रेशर को कांस्टेंट रखते किसी भी गैस सिस्टम में, मान लेते गैस सिस्टम है, अब बाहर से हीट दे दो, है ना, इसमें गैस भरा हुआ है, बाहर से आप हीट दे दो, है ना, बाहर से कुछ हीट एनर्जी आप सप्लाई करो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं ये जो हीट एनर्जी है ना, ये जो हीट एनर्जी है वो दो रूप में खर्च होगा। क्या करेगा, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए जिसके कारण टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि ये इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा ना। वॉल्यूम क्या करेगा बोले तो एक्सपेंड करेगा, क्योंकि कोलिजन बहुत हैवी होगा तो एक दो डिस्टेंस बढ़ा देंगे एक दोनों का मॉलिक्यूल्स में, तो इसीलिए थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हीट हम प्रोवाइड करेंगे ना वो उसमें दो रूप में खर्च हो जाएगा। किसमें, ये कुछ वर्क डन भी करेगा और साथ ही साथ इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो Cp क्या कहता है कि P को कांस्टेंट रखना है, तो P जब आप कांस्टेंट रखें तो ये एक्सपेंड करेगा हर हाल में, मतलब यहाँ पे जो आप हीट एनर्जी देंगे ना वो दो रूप में खर्च होगा। किसमें, पहला इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और दूसरा कुछ काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, मान लेते वैसा ही सिस्टम है ना, वैसा ही सिस्टम है, इसमें गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है, आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, V कैपिटल V को आप क्या कर दो, वॉल्यूम को क्या कर दो बोलो तो कांस्टेंट कर देना। तो वॉल्यूम को अगर आप कांस्टेंट करेंगे और सेम हीट देंगे ना तो ये वर्क डन ये एक्सपेंड करेगा नहीं, एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम चेंज कर जाएगा ना, तो क्राइटेरिया रॉन्ग हो गई। तो इसका वॉल्यूम हर हाल में बढ़ाना नहीं है, वॉल्यूम को आपको कांस्टेंट रखना है। तो जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे इसका मतलब जो भी हम हीट देंगे वो डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी में जाएगा, क्योंकि वर्क डन करेगा नहीं, है ना, वर्क डन नहीं करेगा। तो हमें एक चीज़ बताइए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कि कोई एक बॉडी है उसको बाहर से कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया जाए ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, है ना। तो अगर हम यहाँ पे कुछ मान लेते 2 कैलोरी हीट अगर देते हैं तो हो सकता है कि मतलब ये जो 1 कैलोरी जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में, और मान लेते हैं कि 1 कैलोरी के बराबर जो हीट एनर्जी वो काम कर देगा, है ना। तो इसका टेम्परेचर क्या 1 ही कैलोरी से कितना बढ़ेगा ना, और यहाँ पे अगर 1 कैलोरी हम देते हैं ना, अगर 1 कैलोरी हीट एनर्जी हम देते हैं तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि जो भी हम देंगे, मतलब यहाँ पे 2 दिए थे तो यहाँ पे भी दो आप दो, है ना, सिमिलर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करो, तो यहाँ पे तो काम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट हीट एनर्जी बढ़ाएगा ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका जल्दी बढ़ेगा, है ना, मतलब यहाँ पे कम हीट में टेम्परेचर आपका जल्दी बढ़ जाएगा। कम हीट अगर दोगे फिर भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो रूप में बढ़ जाएगा वो हीट, कुछ काम भी करेगा ना, तो काम करने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रख रहे हो। तो ऐसे सिचुएशंस में इस केस में आपको ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा Cp जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू दैट सिनेरियो, ओके। इसलिए Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि मेयर्स फार्मूला कहता है Cp माइनस Cv जो होता है वो बराबर R का होता है ना, R का होता है जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं Cp बड़ा होता है, Cv से कितना बड़ा होता है, तो R बड़ा होता है ना, R मेरा गैस कांस्टेंट होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
ये जो बताएं अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसे भी ऐसे टिक लगा लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इन विच सबस्टांस डज कंडक्ट्स अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेकन मतलब टेक प्लेस। देखो सबसे पहली बात 3 वर्ड का मतलब समझ लो। पहला होता है कंडक्शन ना, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा। दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन जो होता है वो हमेशा सॉलिड बॉडी में होगा, है ना। किसमें होगा बोले तो सॉलिड में होता है। तो कन्वेक्शन हमेशा लिक्विड में होता है और रेडिएशन हमेशा किसमें होता है बोले तो गैस में होता है, गैस में, ठीक है। तो इन विच सबस्टांस डज कंडक्ट मोड ऑफ हीट, मतलब हीट का अगर सॉलिड में कंडक्शन मतलब हीट अगर किसी सॉलिड बॉडी में ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। और भाई लिक्विड में अगर हीट ट्रांसफर हो तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं, और अगर गैस में हो तो उसको रेडिएशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लिखा है, कंडक्शन लिखा है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोले तो सॉलिड हो जाएगा जी। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आपके पास कोई गैस सिस्टम है, बाहर से जो हीट आप देते हो, हीट एनर्जी देते हो, वो 2 रूप में खर्च होता है। पहला कि वो जो हीट एनर्जी वो कुछ उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, और जो बचा हुआ रेस्ट एनर्जी वो कुछ काम करके देगा जी ना, वर्क डन करेगी ड्यू टू राइज इन वॉल्यूम, और यहाँ पे ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी आप हीट देते हो वो 2 रूप में खर्च होते हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा है, हीट दे रहे हो, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो याद रखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है लीड्स करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस लॉस ऑफ एनर्जी। रिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या कि कोई भी सिस्टम है मतलब जहाँ से आप चले फाइनली वहीं पे आपको पहुँचना होता ना जी, जहाँ से भी आप चलिएगा फाइनली आपको वहीं पे पहुँचना होता ना। तो मान लेते हैं हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और फिर हम लोग लौट के क्या करते बोले तो यहीं पे चले आए, यहीं पे चले आए, हाँ। तो जब यहीं पे चले आए तो इस केस में लॉस ऑफ जो काइनेटिक मतलब लॉस ऑफ जो एनर्जी होगी वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि जहाँ पे पहले हम थे वहीं पे चले गए, तो एनर्जी का लॉस क्या होगा बोले तो 0 होता है। नेक्स्ट, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक में हीट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम रहता है ना। तो ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको बता दिए। तो इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस है, आइसो का मतलब सेम होता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू, मतलब किसी भी गैस में मतलब जो प्रेशर लगता है वो किसके कारण लगता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आप गैस भर रखे हैं ना, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल भर रखे हैं, तो इसमें प्रेशर लगे तो किसके कारण लगेगा। तो पहला ऑप्शन क्या रखा है, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद इन द वॉल ऑफ कंटेनर। चलो, अब ये जो मॉलिक्यूल है वो कंटेनर के है ना वाल से कोलिजन्स करेगा, उसी कारण तो प्रेशर लगता है ना, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत आपको नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलो, विच विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ब्राउनियन मोशन। देखो अगर टेम्परेचर किसी भी कंटेनर में या किसी भी क्लोज्ड बर्तन में मतलब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं ना, अगर इसका टेम्परेचर तुम बढ़ा देते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही अपने मीन पोर्शंस में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, है ना, विथ हाई एम्पलीट्यूड एंड हाई फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कोलिजन जो है सो बढ़ जाता है ना, तो ब्राउनियन मोशन आपका क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। बहुत फास्ट टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ब्राउनियन मोशन जो जिगजैग पाथ जो ये जो मॉलिक्यूल है कभी इधर कभी उधर ना जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है ना, तो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम है तो देखो धीरे धीरे जाएगा ना, धीरे धीरे जा रहा है, बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। लेकिन भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते तो बहुत फास्ट मूव करेगा, तो ब्राउनियन मोशन क्या करेगा बोलो तो इंक्रीज कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी इज पार्टिकुलर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैज थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू। तो कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो होता है, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होती है ना जी, वो होता है आपका हाफ KBT के बराबर, जहाँ पे एक्चुअली जो के है एक्चुअली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होती है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन SHM द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो कहने का मतलब है कि हम लोग सबसे पहले एक सिंपल पेंडुलम बना लेते हैं जी, ये आपका स्ट्रिंग है और ये आपका बॉब होता है, मेटालिक बॉल को हम लोग बॉब कहते हैं, ठीक है। अब कहता है कि
इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मान के चला जाए इस बॉडी को हम लोग यहाँ पे लाके छोड़ दिए ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये बोला होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके ना। और उसी एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि इस बॉडी को इस पॉइंट पे लाके छोड़ते हैं ना, चलो यहाँ पे लाके छोड़ दिए, सेम बॉडी है, यहाँ पे लाके छोड़ दिए जी। तो जब यहाँ पे लाके आप छोड़िएगा ना, तो ये पता है इसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स लग, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है ना। तो हमेशा याद रखिएगा रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा है ना मीन पोजीशन की तरफ होता है, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीन से एक्सट्रीम लेते हैं ना। तो याद रखिएगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स को मान लेते हैं FR से डिनोट करें, वो सीधा समानुपाती होते हैं एक्स मतलब पोजीशन, मतलब ये मीन पोजीशन से लेके जहाँ पे बॉडी है उसको बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर लेंगे, तो इधर से इधर हो जाएगा, मतलब एक्स का डायरेक्शन जो है इधर हो जाएगा ना, और फोर्स का जो डायरेक्शन FR का डायरेक्शन वो इधर हो जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए माइनस साइन आएगा ना। तो कह रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो किसके सीधा समानुपाती होता है, तो ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, सी एक्सेलरेशन और टी टाइम। तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट अभी जस्ट बोले थे ना, डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए बस अब हम लोग 3 क्वेश्चन और देखेंगे फिर कंप्लीट हो जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम बॉब इज मैक्सिमम व्हेन। अब काइनेटिक एनर्जी पेंडुलम का कहाँ होगा, पेंडुलम जिससे, तो सबसे पहले मैं लोग पेंडुलम बॉब बना लेते हैं ना, मेरा कोई पेंडुलम है, जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कहलेंगे बोलो, तो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा ना, एक्सट्रीम पोजीशन। और इसका मीन पोजीशन कहलाता है, या तो फिर लोवेस्ट पॉइंट भी इसको कह सकते हैं ना, लोवेस्ट पॉइंट कहिए या तो मीन पोजीशन कहिए, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 होता है, तो वेलोसिटी 0 होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे 0 होने वाली है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। अब जैसे जैसे आप मीन पोजीशन की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ता है ना, या इस लोवेस्ट पोजीशन पॉइंट की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? इट इज़ एट द लोवेस्ट मिड पॉइंट इन स्ट्रिंग। चलो ठीक है, पहला क्या है? पहला है काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन सिंपल पेंडुलम। कांस्टेंट तो है नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ 0 यहाँ 0 ना, तो कांस्टेंट तो है नहीं, पहला गलत हो गया। बी क्या, अच्छा सी क्या करा? इट इज़ एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स स्विंग। हाँ मिड पॉइंट पे, चलो ठीक है। इट इज़ एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग, इट इज़ एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग। हाइस्ट पॉइंट पे होगा नहीं। चलो ऑप्शन क्या बोलो, तो ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन सही है जी। ऑप्शन बी लोवेस्ट पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इस पेंडुलम बॉब का मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, साउंड वेव इन एयर कैन नॉट पोलराइज्ड बिकॉज। देखो साउंड वेव पोलराइज नहीं हो सकती, क्यों? पहले आपको समझना पड़ेगा कि पोलराइजेशन होती क्या। देखो जनरली जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि वेव जिधर प्रोपेगेट कर रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर में दो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना साइनसॉइडियली वैरी करते हैं, है ना। तो होता क्या है कि हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कंपेरेबल में, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेशंस करते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हर वो पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है, तो हम उसको रेस्ट्रिकेट करते हैं किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करे, है ना। तो ये जो मतलब ये जो आप बाधा लगाते हैं या तो रेस्ट्रिकेट करते हो, तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना। तो यहाँ पे ये जो कोई जो मतलब अगर कोई साउंड वेव अगर ट्रैवल करे, साउंड वेव ट्रैवल करे, तो साउंड वेव में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो वाइब्रेट करता नहीं, जिधर वेव जा रहा है उधर ही पार्टिकल का ऑसिलेशंस होता है ना। इस तरह से अगर वेव इधर जा रहा है तो ये पार्टिकल इसी के अलोंग इस तरह से SHM करते हैं ना, इस तरह से SHM करते हैं। तो यहाँ पे आप रेस्ट्रिकेट कैसे करोगे? कोई वर्टिकल कंपोनेंट का हम लोग करते हैं, तो इसीलिए याद रखिएगा पोलराइजेशन कभी भी साउंड वेव का नहीं होता है ना। तो साउंड वेव इन एयर कैन नॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज, क्या रीजन है? इट्स स्पीड इज लेस, नहीं स्पीड से कोई लेना नहीं, इट रिक्वायर्स मीडियम, दे आर लॉन्गिट्यूडनल, दे आर स्पीड। हाँ देखो ये बहुत अच्छा है कि लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब जिधर वेव जा रहा है उसी के डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट को एक्चुअली रेस्ट्रिकेट करते हैं पोलराइजेशंस में, इसीलिए यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन की दुनिया हम लोग चलते हैं। और 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर हैज़ मास 5 ग्राम, मतलब कहने का मतलब कि आपके पास एक वायर है, स्टील वायर है, जिसकी लंबाई कितना दे रखा बोले तो 10 मीटर दे रखा जी।
और इसका जो मास दे रखा है वो कितना है बोलो 5 ग्राम है ना, बहुत पतला वायर होगा इसका मतलब। इफ द वायर इज अंडर द टेंशन, दो टेंशन भी दे रखा है, कितना दे रखा है टेंशन बोल तो 80 न्यूटन है ना, बहुत हाईली टेंशन के साथ उसको बांधा गया, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर इज, अब कहने का मतलब एक स्टील वायर है जिसकी लंबाई है और मास दे रखा है, टेंशन भी आपके पास दे रखी है। तो इस स्टील वायर में जब हम लोग वेव क्रिएट करेंगे इस तरह से, तो एक्चुअली इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो क्या रहा है कि इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में, वो होता है ना T/μ, जहाँ पे T मेरा टेंशन है और म्यू मेरा क्या बोलो तो लेंथ पर यूनिट मास ऑफ द, है ना, ये जो वायर है उसका। तो सबसे पहले आपको मास दे रखा है, तो मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे ना, मास पर यूनिट लेंथ, म्यू मतलब क्या बोलो तो मास पर यूनिट लेंथ है जी। तो मास टोटल कितना 10 है और लेंथ कितना है 5, सॉरी मास उल्टा लिख देना, मास आपके पास दे रखा है 5 ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो ना, तो 5 ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, है ना, तो आपको भागा देना पड़ेगा, 2 भागा। चलो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर ही लेते हैं ना। तो 5 है तो आप क्या कर लो, भागा दे दो 1000 से ना, तो ये आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 5 ग्राम जो है आपका केजी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 पॉइंट भागा दीजिएगा है ना, तो 005 आपका आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और आप कन्वर्ट कर लिए, अब बटा आप किस में बोले तो केजी में हो गया। अब आए लेंथ 10 है ना, 10 है तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मास पर यूनिट लेंथ है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ आएगा तो 0.005 आपका आ रहा है ना, 0.005 आपका आ रहा है। चलो अब टेंशन यहाँ पे पुट कर देते हैं, वेलोसिटी बराबर, तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कितना है जी 80 है ना, 80 है तो 80 लिख लेते हैं, और म्यू का वैल्यू कितना लाए हैं 0.005 है ना, ये 5 को हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं जी। अच्छा एक से और भागा दीजिएगा तो एक और चला जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 और हो जाएगा, ठीक है जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलो यहाँ पे एक और हम लोग 0 डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए अब रूल तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो पहले क्या करो, ये दशमलव के बदले ऊपर में 1 लिख दो, 1 2 3 4 है तो 4 0 डाल दो जी, है ना, 4 0 का मतलब 10 का पावर 4 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको कैंसिल आउट करो तो 5 1 जा 5 और 6 मतलब 16, 5 जब आपको पता है 18 होता है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो भी बराबर यहाँ पे 16 और रूट अंडर एक्चुअली 16 इंटू 10 का पावर 4 है ना, 4 है। 16 का रूट 4 होता है, 10 का पावर 4 का होगा, 10 का पावर मतलब 100 भाई 2 हो जाएगा, तो ये एक्चुअली मीटर पर सेकेंड है ना आएगा आपका। तो इसको बढ़िया से लिखो, या तो फिर इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट कितना आएगा बोलो तो 400 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा जी। तो इसका जो वेलोसिटी है वो आ गया 400 मीटर पर सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन सी होगा बोलो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही सीक्वेंस में हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, आपको जितना भी वीडियो है सारा हम डालेंगे मतलब यूट्यूब पे, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।